Alright, what's going on my lovely students people out there? Welcome to पढ़ले 10th। और भाई इस साल का सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड यही था कि प्रणय भैया आप कब आके सोशल साइंस पढ़ा रहे होगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूं। हम यहां पर सोशल साइंस देखना है। जिन लोगों को नहीं पता है भाई सोशल साइंस की क्या हिस्ट्री और प्रणय भैया से लोग मतलब इतने सारे कमेंट्स क्यों हैं प्रणय भैया के ऊपर, वो इसलिए है क्योंकि भाई लास्ट ईयर जब मैं सोशल साइंस किया था ना बिल्कुल तोड़ था। मतलब लास्ट के जिसने भी 3 दिन के मेरे सेशन अटेंड कर लिए होंगे ना, मात्र उन 3 दिनों में हर एक इंसान ने अगर जितने भी रिलीजियसली फॉलो किया होगा 95 मार्क्स फोड़े हैं। ठीक है, मतलब इतने परसेंट मार्क्स फोड़े सोशल साइंस के अंदर। लेजिट मेरे पास में ढेरों ईमेल्स है, ढेरों कमेंट्स है, ढेरों इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम से सब कुछ है। तो इसीलिए उसी चीज को आगे लेके चलेंगे। तो देखो सोशल साइंस में क्या अलग है, मतलब अगर तुम पहली बार देख रहे हो मुझसे पहली बार सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो मैं तुमको बताता हूं कि सोशल साइंस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मुझे पता है, मतलब बोरिंग ऐसे कि रटना पड़ता है। देखो सीधी सी बात है, जहां दिमाग लगा जहां रटना पड़ता है मैं तुमको सीधे वैसे बोलूंगा। ऐसा नहीं कि बेटा सब समझ के पढ़ो। अरे भाई किसी का जन्म 1919 में हुआ है, किसी का जन्म 1915 में, ये समझूंगा कैसे मैं? ये तो मुझे याद ही करना पड़ेगा ना। पर अगर उस कहानी को कोई ऐसे रिसाइट करके बता दे कि भाई ये कहानी सुना रहा है तो मजा आ जाता है। तो मेरा जो है सिंपल सा फंडा यही रहा है हमेशा से कि मैं कभी भी तुम्हें कोई लेक्चर ना दूं, मैं हमेशा कॉन्वर्सेशन करूं, मैं तुमसे बातें करूं। क्योंकि 2 महीने पहले जो तुमको टीचर ने लेक्चर दिया होगा क्लासरूम के अंदर वो तुम 100% भूल गए होगे। पर 2 साल पहले जो तुमने अपने दोस्त के साथ में बैठ के ऐसी गॉसिप की होगी, इधर उधर की बातें की होंगी, इसके बारे में उसके बारे में, वो तुमको आज भी वर्ड टू वर्ड याद है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्वर्सेशन थी। और वही चीज को मैं आगे लेके मतलब चाहूंगा कि तुम्हारे लिए भी आगे लेके जाए। तो हम कॉन्वर्सेशन करने वाले। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सीरीज का पहला चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग। देखो इनफ विद द इंट्रोडक्शन, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी ये ऐप है, ऐप के इतने सारे फीचर्स हैं तुमको पता ही है भाई। ऑफलाइन लेक्चर मिल जाएंगे, जितने भी लेक्चर्स यहां पर यूट्यूब पे आते हैं वो वहां पर मिल जाएंगे। और फायदा वहां पर ये है कि भाई एड फ्री एक्सपीरियंस होता है और बाकी जो भी नोट्स वगैरह तुमको एक ही जगह मिल जाता है। यूट्यूब पे भी तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर यूट्यूब पे कैसा होता है कि तुमको भाई नोट्स डाउनलोड करने तो यहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, लेक्चर स्लाइड्स के लिए टेलीग्राम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी अपने आप में ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। पर ऐप पे ऐसा होता है कि वो सारी चीज तुमको एक जगह मिल जाएगी। माय कोर्सेस में जाओगे वहां पर तुम्हें हाफ ईयर लेवल मिल जाएगा और उसके अलावा भी हमने 20 सीरीज का अलग से बना रखा है। तो सारी चीजें तुम्हें ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी ये शेड्यूल चल रहा है 15 सितंबर को हमने तगड़ा सरप्राइज लॉन्च करता, तुमने उसमें और तगड़ा रिस्पांस दिया भाई। एक ही दिन के अंदर ढेरों व्यूज आ गए उसके ऊपर। तो ऐसे हम आगे चल के और चीजें करने वाले हैं। बट अगर तुम लोगों ने अभी तक वो रैप सॉन्ग नहीं सुना है जो हम नई चीज लेके आए इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि भाई हम पढ़ाई करेंगे पर रैप सॉन्ग्स के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में पढ़ेंगे। कि भाई अगर हम 3-4 मिनट सुन रहे हैं, गाना वाइब कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ढिंचक ढिंचक कर रहे हैं, तो भी हमको गाने के लिरिक्स के साथ में टॉपिक याद हो जाए। मतलब ये तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज है। ठीक है, तो ये वहां पर हुआ था। बाकी ये शेड्यूल है, 22 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तुम्हारे अतर भैया तुम्हें पढ़ाएंगे। बाकी ये सारी चीजें हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर पावर शेयरिंग। ठीक है, अब देखो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, अब डायरेक्ट लेते हैं चैप्टर। चलो कहानी सुनेंगे। कहानी क्या है? देखो इस चैप्टर के अंदर मात्र सिंपल सी कहानी, मुश्किल से 15-20 मिनट का चैप्टर भी नहीं है, पर थोड़ा समझाने में आधे घंटे 35 मिनट का हो जाता है। ठीक है, पर इस चैप्टर की कहानी क्या है? पावर शेयरिंग। भाई नाम से क्या समझ आ रहा है? पावर शेयरिंग। पावर नहीं होता, पहले बात तो पावर होता है। ठीक है, हम पावर बोल देते हैं पर पावर होता है। तो पावर शेयरिंग क्या है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर या कोई भी दिमाग में, पावर का बेसिकली यहां पर मतलब क्या है कि किसके पास में डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, कौन पावरफुल है? जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत पावरफुल बंदा है। वो पावरफुल बंदा क्यों है? क्योंकि उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है ना। मतलब उसके पास बहुत पावर है, वो डिसीजन मेक कर सकता है, वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं पावर। अब पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई पावर जो है शेयर होनी चाहिए लोगों के बीच में। ऐसा नहीं कि मैं राजा बन गया तो मैं बोलूंगा वो हो गया कि राजू आज से तेरा नाम राजू नहीं गट्टू है तो गट्टू बेचारा गट्टू बन के घूमे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट बनाया ताकि किसी एक या किसी ग्रुप ऑफ कुछ चंद लोगों के हाथ में पावर ना चली जाए। पहले जब राजा महाराजा का रूल था तब यही था कि जो उन्होंने बोल दिया पत्थर की लकीर। डिक्टेटरशिप थी जब पाकिस्तान में तब यही था कि जो उन्होंने बोल दिया पत्थर की लकीर, है ना। तो कुल मिला के मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये सारी चीजों में पावर शेयरिंग इतने अच्छे से नहीं होती थी। तो पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है उसके लिए वो तो हमको पता ही। अब देखो सिंपल सी बात, तुमको पता है पावर शेयरिंग के बारे में, बहुत बढ़िया। पर हम क्या करने वाले, हम 2 कहानियों के फॉर्म में इस चैप्टर को देखने वाले। तो इस चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें एक सार दे दूं तो कुछ नहीं है। एक कंट्री है बेल्जियम, खूबसूरत सी यूरोप के अंदर। एक कंट्री है श्रीलंका जो कि हमारे इंडिया के ही सदर्न कोस्ट में, तमिलनाडु के पास में, तुमको पता है श्रीलंका का है। ठीक है, तो हम इन दोनों का एग्जाम्पल लेके देखने वाले। हम बस ये देखेंगे, मैं तुम्हें पहले ही क्लाइमेक्स बताता हूं, कोई सस्पेंस बिल्ड नहीं कर रहा हूं। हम ये देखेंगे कि भाई बेल्जियम और श्रीलंका का हम एग्जांपल देखेंगे कि दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब अरे लोगों के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, यार लोगों के बीच में थोड़े मनमुटाव आ गए थे। तो श्रीलंका ने इसको कैसे टैकल किया और बेल्जियम ने कैसे टैकल किया? बेल्जियम ने बढ़िया तरीके से पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज किया, सब लोगों के बीच में पावर डिवाइड कर दी, है ना, अलग अलग अच्छी बॉडीज बना दी, किसी को भी बुरा फील नहीं होना। तो बेल्जियम बढ़िया तरीके से जी लिया। श्रीलंका के केस में क्या, उन्होंने बोला कि नहीं हम कैसे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो श्रीलंका वालों, मतलब श्रीलंका में क्या हुआ था कि लोगों ने सुनी नहीं। ठीक है, मतलब पावर शेयरिंग का कंसेप्ट अच्छे से यूज किया नहीं, तो कुछ लोगों के हाथ में पावर आ गई, वो अपने आपको राजा समझने लग गए, बाकी सबको हट भाग यहां से, ऐसा टप्पू मार के निकाल दिया। तो वहां पर क्या हुआ, पावर शेयरिंग चूंकि उन्होंने ढंग से यूज नहीं की तो लड़ाई हो गई, सिविल वॉर हो गया, हजारों लोग मर गए।
ठीक है, तो ये कहानी हम देखने वाले हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स से हमें निकालने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हमको पता है कि इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है, अब तुम्हारी सोशल साइंस की बुक में दे रखा तो मैं क्या करूं, मैंने तो बनाई नहीं ना बुक, मैं बना रहा होता तो मैं उसमें अपने फोटो डालता से बढ़िया बढ़िया भागे। अगर तुम्हें मुझे मेरे फोटो देखने तो भाई इंस्टाग्राम मतलब मेरे फोटो क्यों ही देखने होंगे, बट फिर भी अगर मुझे देखना है ऐसे मतलब फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे जाके कर सकते हो @कौन प्रणय। तो पावर शेयरिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, स्लाइड्स जो है मैं जब भी स्लाइड नेक्स्ट करूं पॉज करके रीड जरूर करना। मैं एक एक लाइन ऐसे वर्ड रीड नहीं करूंगा कि दो एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ अ, नहीं, इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है और इतना तुम में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, है ना, इतना पेशेंस भी नहीं है कि भैया एक एक लाइन क्या रीड करके बता रहा हूं, हमको पता है, आगे बढ़ो चलो यार, ठीक है। तो मैं पहले 2x में पढ़ा रहा होता हूं, तो इसलिए जो स्लाइड्स हैं वो रीड करना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो मैं बात बोलूंगा वो मेरे दिल से निकल रही है और वो तुम्हारे दिल तक पहुंच जाएगी और तुम्हें याद हो जाएगी। पर एग्जाम के अंदर दिल की बातें काम नहीं आती है दोस्त, एग्जाम के अंदर दिमाग की बात काम आती है। तो अगर तुम्हारे दिल ने समझ लिया जो मैं बोल रहा हूं, तो अपने दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करके रीड कर लो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, तुम्हें एग्जाम में कौन से वर्ड्स का यूज करना है वो भी आ जाएगा। तो इसी चैप्टर से तुम काफी हद तक अपनी एग्जाम भी दे सकते हो अगर तुम कुछ ना भी पढ़ो तो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे एनसीईआरटी की ही सारी लाइंस लिखी हुई है, पर एनसीईआरटी रीड करना इज अ मस्ट, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग किसके बीच में होती है? देखो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों बॉडीज होती हैं। भाई क्या होता है इन तीनों के बीच में पावर्स क्या होती है? अरे मेरे बाल बिगड़ रहे हैं ना बार बार, मैं वही सोच रहा हूं ऐसा अजीब सा क्या दिख रहा है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्या होती है हमारे बिजनेस में, देखो तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन बॉडीज के बीच में पावर डिवाइड कर रखी है कि भाई आप जो है लॉज बनाओ, आप जो है उनको एग्जीक्यूट करो और आप इंडिपेंडेंटली काम करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि तीनों साइड मतलब एक साथ चल रहे होते हैं, है ना, एक साथ चल रहे हो तो कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। बट डेमोक्रेसी के अंदर अगर पावर सब में इक्वली डिवाइडेड नहीं होगी, फिर यही हो जाएगा ना कि भाई मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, तो मैं बोलूंगा कर लो। वो चीज को प्रिवेंट करने के लिए ही ये कंसेप्ट यूज किया गया था, ठीक है। अब देखो दो केसेस है बेल्जियम श्रीलंका का। पहले देखते बेल्जियम के अंदर क्या समस्या थी, पहले हम देखेंगे कि बेल्जियम के अंदर क्या समस्या थी और उन्होंने उसको कैसे सॉल्व किया, फिर हम देखेंगे श्रीलंका के अंदर क्या समस्या थी और उन्होंने उसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। बेल्जियम के अंदर क्या है, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री यूरोप के अंदर, इसकी जो पॉपुलेशन मतलब करीब करीब 1 करोड़ है, जो इंडिया से बहुत ही कम है, ठीक है। इंडिया के 1 करोड़ तो हम 15 मिनट में बढ़ जाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, नहीं बढ़ती, मजाक कर रहा हूं। इसकी बॉर्डर कहां पे भाई, फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, मतलब बढ़िया खूबसूरत कंट्रीज से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। खैर हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना इससे देना मतलब लेना देना इससे है कि एथनिक मतलब कि किस प्रकार के लोग वहां रहते थे, मतलब रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, तो वहां पर कंपोजिशन कैसा था लोगों का। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई 90% लोग हैं, 10% लोग हैं, 5% लोग हैं, 1% लोग हैं, इस टाइप से। तो बेल्जियम के केस में क्या था, बेल्जियम के केस में 59% डच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग मतलब जो डच बोलते थे, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे, है ना। तो क्या हुआ कि 59% डच स्पीकिंग जो थे ये फ्लेमिश रीजन में रहते थे मेनली, और 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग थे ये वेलोनिया रीजन में रहते थे, ठीक है। तो 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच। तुम बोलोगे भैया यार 59 तो 40 का तो 99% है, तो 1% क्या है, वो 1% जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है। ये देख लो तुम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरी कंट्री है बेल्जियम, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड दिख रही है तुमको। रेड कलर वाला जो है वो है वलून यानी कि वेलोनिया रीजन, ये वाला जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, और ये जो है हमारा येलो कलर का, ये कौन सा है, फ्लेमिश यानी कि डच स्पीकिंग लोग यहां रहते थे। 59% डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब समझ जाओ कि भाई डच स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी में थे, है ना, डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, ठीक है। अब और जो छोटा सा बचा हुआ हिस्सा ना, यहां पे कुछ जर्मन स्पीकिंग रहते थे, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, ये देखो दिक्कत ये हुई कि अभी तक ये समझ में आया कि बेल्जियम के अंदर क्या हो रहा था, पर अब देखो हम बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तुमको बता देता हूं। बेल्जियम के अंदर हम देखेंगे कि भाई लोग कैसे अलग अलग टाइप के रहते थे, फिर हम देखेंगे उनके बीच में मनमुटाव, ऑब्वियस सी बात है भाई 59% डच है, 40% फ्रेंच है, तो डच वाले बोलेंगे हम मेजॉरिटी में तो हम अपना राज चलाएंगे, फ्रेंच वाले बोलेंगे कि यार तुम मेजॉरिटी में तो तुम अपना राज चला लोगे क्या। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, पर उनको सॉल्व कर दिया गया, है ना। तो वही कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है वो देख रहे हैं अभी हम, ठीक है, और कैसे हुई वो देख रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है 59% डच, 40% फ्रेंच। पर बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स के अंदर सिनेरियो बिल्कुल उल्टा था। ये देखो ये वाली जो सिटी दिख रही है, ये बीच में येलो कलर की, ये ब्रुसेल्स है ना। ब्रुसेल्स के अंदर क्या हुआ कि पूरे अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो पूरे बेल्जियम के अंदर डच वाले मेजॉरिटी में होते हैं और फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में हैं। पर ब्रुसेल्स जो कैपिटल है यहां पर जो है, उसके अंदर उल्टा सिनेरियो था। उसके अंदर 80% फ्रेंच था और 20% डच था। मतलब है कि नहीं, बिल्कुल दिमाग खराब कर देने वाला कंपोजिशन। मतलब ऐसे में तो लड़ाई झगड़ा होगा ही सही, ठीक है। ब्रुसेल्स के अंदर लोग बोलेंगे कि अरे हम मेजॉरिटी में हैं, और लोग बोल देंगे अबे तुम सिर्फ यहां मेजॉरिटी में, बाकी पूरे देश में हम मेजॉरिटी में। तो कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ना, ठीक है। तो दिक्कत क्या हुआ कि ब्रुसेल्स के अंदर डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे, ठीक है। अब एक और दिक्कत थी कि ब्रुसेल्स के अंदर जो 80% फ्रेंच थे, जनरली भले ही फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, पर ये लोग ज्यादा पावरफुल और ज्यादा रिच थे।
मतलब ब्रुसेल्स के अंदर जो ये फ्रेंच थे ना 80%, ये बहुत पावरफुल और बहुत रिच थे एज कंपेयर टू डच, जो कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी में। पर फिर भी फ्रेंच जो थे ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है, फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब देखो क्या हुआ कि ब्रुसेल्स की बात करें, ब्रुसेल्स के अंदर 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा कि भाई यार फ्रेंच वाले कितने पावरफुल और रिच हैं, और यहां पर देखो मेजोरिटी में, जबकि पूरे देश में हमारी कम्युनिटी वाली मेजोरिटी में। तो इस टाइप के थोड़े थोड़े मनमुटाव होने लग गए थे, ठीक है। अब 1950 से 1960 के बीच में इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो थोड़े से टेंशन थे, वो बढ़ने लग गए ब्रुसेल्स के अंदर। मतलब कैपिटल सिटी के अंदर क्या हुआ, फ्रेंच और डच जो थे वो थोड़े थोड़े मनमुटाव होने लग गए उनके बीच में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब श्रीलंका का केस देखते हैं। अभी तक बेल्जियम का समझा, बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में थे 59%, ओवरऑल बेल्जियम के अंदर 59% डच स्पीकिंग, 40% हमारे फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, और 1% जर्मन स्पीकिंग, उनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। पर ये पूरे ब्रुसेल्स की बात है, सॉरी ये पूरे बेल्जियम की बात है। बेल्जियम की कैपिटल सिटी जो थी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के अंदर केस उल्टा था। ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच वाले मेजोरिटी में थे और डच वाले माइनॉरिटी में थे। अब ब्रुसेल्स के अंदर क्या हुआ कि ये जो मेजोरिटी में रहने वाले फ्रेंच लोग थे, ये ज्यादा रिच और पावरफुल थे, और डच वाले इतने रिच और पावरफुल नहीं थे। तो इनके बीच में थोड़े टेंशन आने लग गए, है ना। डच वाले ने बोला कि अब यार ये कैसे पावरफुल और रिच बन रहे यार, हमको भी बनना है यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो 1950 से 60 के बीच में टेंशन थोड़ा और बढ़ गया। अब इस कहानी को हम यहां पर छोड़ते हैं, हमको समझ आ गया कि भाई क्या सिनेरियो चल रहा है, मतलब यहां पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होने वाले हमने देख लिया। अब आते हैं श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका कहां है भाई, तमिलनाडु के इधर, इसकी पॉपुलेशन कुछ 2 करोड़ के आसपास, और इसमें भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। जैसे इंडिया की बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, श्रीलंका की बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। जैसे श्रीलंका का अब देखते हैं, श्रीलंका का क्या सीन था। अभी तक हमने बेल्जियम का देखा, वैसे श्रीलंका का समझते हैं। 74% यहां पर सिन्हाला स्पीकर्स थे, ठीक है, सिन्हाला स्पीकर्स थे। 18% तमिल स्पीकर्स थे, है ना, और इसमें भी मतलब तमिल स्पीकर्स में भी कुछ इंडियन तमिल थे और 13% श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है। तो 18% तमिल के अंदर भी 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे, और बचे हुए इंडियन तमिल थे। तो तुम देखो कि यहां का भी एथनिक कंपोजिशन थोड़ा सा डाइवर्स है ना। क्यों डाइवर्स है, क्योंकि 74% सिन्हाला स्पीकर्स और 18% तमिल स्पीकर्स। तो ऑब्वियसली बात है सिन्हाला स्पीकर्स बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है ना, सिन्हाला स्पीकर्स बहुत ज्यादा मेजोरिटी में, और ये इतने मेजोरिटी में है नहीं, ठीक है। अब तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो भी तमिल नेटिव्स थे, मतलब जो भी श्रीलंका के अंदर रहने वाले ऐसे लोग जो तमिल बोलते थे, उनको हम बोल रहे हैं श्रीलंकन तमिल्स, है ना। और जो इंडिया से आए, जिनके मतलब वो लोग जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए हैं, मतलब जब ब्रिटिशर राज था, जब जो भी था, तो उस टाइम पे जिनके दादा परदादा को लेके आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स, काम वगैरह कराने के लिए या मजदूरी करने के लिए, किसी भी कारण से लाए थे, तो वो जो वहीं बस गए उनको हम बोलते हैं इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स वो हो गए जो कि वहीं पले बड़े हैं शुरू से, मतलब उनकी पुश्तें वहीं पल बड़ी है, और इंडियन तमिल्स वो हो गए जिनके दादा परदादा जो हैं उनको इंडिया से श्रीलंका ले जाया गया था किसी भी काम के थ्रू, और फिर वो वहीं बस गए। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, मतलब वही ब्रिटिश रूल के आसपास, ठीक है। अब देखो श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये पूरा एथनिक कम्युनिटी है श्रीलंका की। इसमें तुम देखो सिन्हाली जो सिन्हाला स्पीकर कितने सारे येलो कलर के, श्रीलंकन तमिल जो है वो देखो साइड, मतलब नॉर्थ और ईस्ट में, मतलब ऊपर वाली पोर्शन और इधर साइड वाले पोर्शन, राइट साइड वाले पोर्शन में, ठीक है। इंडियन तमिल बीच बीच में कई थोड़े, ठीक है। और ये बाकी तुम्हारे पास में ओवरऑल मतलब ये पूरा दे रखा है, देखो पिंक कलर में भी तुमको कुछ पैचेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन यहां वहां रहती है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। चलो अब रिलीजियस कंपोजिशन देखते हैं। रिलीजियस कंपोजिशन जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, ठीक है, तो मैं सबके रिलीजन दे रखे हैं यहां पर कि जो भी स्पीकिंग कम्युनिटी वाले थे, कोई से भी लैंग्वेज कोई से भी लैंग्वेज वाले थे, उनका मेजर रिलीजन मतलब मेनली वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। तो 74% यहां पर तुम्हें दे रखा है, ठीक है। जो तमिल्स थे वो भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है। फिर 7% जो थे वो भी तुम्हें दे रखा है, और जो कि बहुत तमिल एंड सिन्हाला, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर तुम्हें एक रिलीजियस कंपोजिशन दे रखा है कि ऐसा था। तो अब तुम देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो होगी, है ना। मेजोरिटी में सिन्हाला स्पीकर्स है, माइनॉरिटी में तमिल स्पीकर्स है। तमिल स्पीकर्स के अंदर भी श्रीलंकन तमिल जो है वो मेजोरिटी में है, और इंडियन तमिल्स माइनॉरिटी में है, ठीक है। और बाकी जो कुछ रीजन फॉलो करने वाले जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो भी अलग अलग है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है श्रीलंका की, ठीक है। अब श्रीलंका के अंदर एक चीज थी जो कि थी मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या है, यह एक ऐसी मान्यता है कि अगर मेरी कम्युनिटी मेजोरिटी में है तो हमारा राज चलना चाहिए भाई, ठीक है। तो श्रीलंका के अंदर भी यही था। चूंकि 74% सिन्हाला स्पीकर थे, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक ही कम्युनिटी को बिलोंग कर रही है, एक ही लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई हम मेजोरिटी में है, तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, चलो हटा ऐसे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था, वो अपने आप को सुप्रीम मानना चाहते थे, ठीक है। तो आई बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल ओवर द कंट्री द वे दे वांट, मतलब उनकी जैसी इच्छा हो, है ना। मैं किसी और को, तमिल स्पीकर्स को कुछ भी राइट नहीं दूंगा, जाओ भाड़ में जाओ, मैं सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को राइट दूंगा, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि हम मेजोरिटेरियनिज्म में बिलीव करते हैं, और हम मेजोरिटी में, तो हमारी इच्छा भाई, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हम जो करें वो सही, ठीक है। चलो
अब 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली इंडिया के 1 साल बाद, ठीक है। तो जो भी लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने बोला कि चलो भाई इंडिपेंडेंस मिल गई है, हाँ चलो भाई इंडिपेंडेंस मिल गई है, अपन मेजोरिटी में ना, अपन मेजोरिटी में भाई, चलो राज करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे नाचे तो नहीं होंगे, मैं तुम्हें नाच के थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मतलब दो ये गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया था, मतलब कहने की बात थी कि डेमोक्रेसी है, पर जब भाई 74% सिन्हाला स्पीकर है, तो मैं ऑब्वियस बात है सिन्हाला गवर्नमेंट, मतलब जो ऐसी गवर्नमेंट को वोट दूंगा जो कि सिन्हाला को सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। तो वही बात वही आ गई मेजोरिटेरियनिज्म की, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अब अभी हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं कि अब श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट जो बनी वो सिन्हाला डोमिनेटिंग बनी, मतलब ज्यादा लोग मतलब ऑब्वियस बात है सिन्हाला स्पीकर को सपोर्ट करने वाले बने। तो उन्होंने क्या क्या दिक्कत दी, है ना, ऑब्वियस बात है उसने कुछ ना कुछ काढ़ी तो जरूर की होगी, तभी लोगों के बीच में ऐसा गुस्सा आया होगा। तो उन्होंने क्या काढ़ी की वो देखते हैं, ठीक है। 1956 के अंदर इन्होंने बोल दिया सिन्हाला जो है वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब तमिल स्पीकिंग वाले बोल गए कि हम क्या करें, फिर जॉब छोड़ दे हैं, मतलब तुम अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दो और हमारी लैंग्वेज कुछ नहीं, और तुम ये बोलो कि ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, हम क्या करें फिर ठीक है। तो ये इनको दिक्कत होगी। फिर गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी में जो भी पोजीशन थी वो भी सिन्हाला स्पीकर लोगों को मिली, मतलब मान लो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी के लिए मेनली जो प्रायोरिटी है वो सिन्हाला स्पीकर से रहेंगे कि भाई कौन कौन आए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, अच्छा तुम सिन्हाला स्पीकर से और तुम तमिल से, चलो तमिल वाले चलो बाहर निकल जाओ, सिन्हाला आ जाओ बेटा आ जाओ, जॉब बिल्कुल तुमको जॉब मिलेगी, तुम तमिल वालों को कुछ नहीं, चलो भागो यहाँ से। ऐसा हो रहा था, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जो यहां लिखा हुआ है उसको प्रदर्शित करके बता रहा हूं, ठीक है। चलो, A new constitution stipulated that states shall protect and foster बुद्धिज्म, मतलब कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंट होकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि पूरा जो स्टेट है वो सिर्फ ज्यादा बढ़ोतरी किसको देगा, ज्यादा भाव किसको देगा, उनके रिलीजन को, यानी कि जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं उनके रिलीजन को। तो अब देखो सरकार ने ये सारी दिक्कत दी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो तमिल्स है उनका भी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आएगा, वो भी बोलेंगे कि वो चुप थोड़ी बैठेंगे, मतलब तुम जो है अपनी लैंग्वेज स्पीक, जो तुम्हारी लैंग्वेज वाले हैं उसका रिलीजन, तुम अपने रिलीजन को बढ़ोतरी दो, ठीक है, नो डाउट बढ़ोतरी दो, पर हमारे वाले को भी तो कुछ मानो, ठीक है। तुम तुम्हारे रिलीजन को बढ़ोतरी दो, तुम अपने लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब दो, तुम मतलब ये और क्या कर रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कर रहे हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज भी अपनी बना दो, तो हम क्या करें फिर। तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आना ही था डेफिनेटली। तो तमिल्स का रिएक्शन क्या आया कि इन्होंने भाई सोचा कि यार ये तो काम नहीं चलेगा ऐसे, तो उन्होंने फिर पार्टीज वगैरह स्ट्रगल मूवमेंट्स लॉन्च कर दिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम स्ट्रगल करेंगे, हम पार्टी लॉन्च करेंगे और हम धरने वरने सब करेंगे, सारा प्रोटेस्ट करेंगे, और जब तक तमिल को तो इनकी कुछ डिमांड थी, इनकी डिमांड कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करो, इनको रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, मतलब ऐसा बोल दो कि भाई ठीक है तुम तुम्हारा चला लो, हमको अपना एक सेपरेट राज्य बना के दे दो, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बना दो जहां पर हम अपने हिसाब से रूल कर लें, है ना। तुम तुम्हारी चलाओ सरकार यहाँ पे, हमको उससे कोई फर्क नहीं है, पर हमको अलग कर दो इससे, तो है ना। तो रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, मतलब हमको एक रीजन दे दो जो कि ऑटोनॉमस मतलब हम हमारे हिसाब से उसको रूल कर सके, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब यार अगर चलो जो भी है, पर एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो दो। जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमारे टैलेंट पे जज करो ना, इस बात पे जज मत करो कि हम तमिल स्पीकिंग है, ठीक है। तो उनको बुरा लग गया इस बात से। तो 1980s में क्या हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे कि इंडियन तमिल एलम, ठीक है, ये इसको मतलब इसका मतलब स्टेट होता है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और अब देखो क्या हुआ कि इन्होंने अलग अलग मतलब ग्रुप्स बनाए, अलग अलग बहुत सारी चीजें की, और ये सब कुछ करने का ट्राई किया इन्होंने, ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी किए। 1980s की बात है, मतलब अभी ज्यादा टाइम पहले नहीं, मतलब 40-50 साल पहले की बात है। पर क्या हुआ कि इनकी जो डिमांड्स थी इनको कंसिडर नहीं किया गया, इनको बोल दिया कि भाई नहीं मानेंगे, अब जो करना है कर लो। तो भाई इनका जो है, इनको आउटसाइडर्स की तरफ फील होने लग गया, इनको लगा कि यार ठीक है यार, हम यहाँ रहते तो हैं, पर हमारी ना तो यहाँ चलती है, ना हमारी लैंग्वेज के बारे में कोई बात करता है, ना हमारे रिलीजन के बारे में कोई बात करता है, ना हमारी आवाज को कोई सुनता है, तो इनको आउटसाइडर्स की तरफ फील होने लग गया। तो क्या हुआ यहां पर कि दिस रिजल्टेड इन अ सिविल वॉर, और सिविल वॉर किसी भी देश के लिए, किसी भी जगह के लिए, मेरे बाल यार खराब से दिख रहे हैं क्या मुझे ठीक है, चलो वापस फील में आओ। सिविल वॉर जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी जगह के लिए सिविल वॉर सबसे ज्यादा भयानक चीज होती है। वॉर से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, इस बात का इतिहास गवाह है। चाहे तुम मुगलों के टाइम से देख लो, चाहे उसके पहले जब हमारे यहां रूलर्स थे वहां के टाइम से देख लो, चाहे उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स के टाइम से देख लो, चाहे उसके पहले बहुत ही पहले जाना तो तुम महाभारत के टाइम से देख लो। वॉर से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों पार्टीज का फायदा हो, दोनों का नुकसान होता है, जान मान की हानि होती है, इकोनॉमिक लॉस होता है, कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत नीचे गिर जाती है क्योंकि सारा पैसा वहां लग जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में लोग हड़प लेते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मेंटल पीस जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, और ऑब्वियसली बात है लाखों लोग, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की जान चली जाती है, ठीक है। महाभारत का तो जो युद्ध था
उसमें शायद कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की ओर से शायद 7 या 9 थे। मतलब कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली कुछ कुछ 49 to 50 लाख सोल्जर्स सब मिला के, मतलब जिसमें घोड़े पे जो आ गए, कुछ कुछ हाथी पे आ गए, ठीक है, कुछ धनुष बाण वाले आ गए, कुछ जो मतलब ऑन फुट चल रहे होते वो आ गए। तो ऐसे करके कुछ लगभग लगभग 50 लाख सैनिक जो थे वो पार्ट ले रहे थे और उनमें से लाखों सैनिक मर गए, लाखों सैनिकों की मौत हो गई। अब ऑब्वियसली बात है यार, मतलब अब देखो ये तो खैर मतलब अपनी स्टोरी हो गई, ये तो मतलब मैं अलग स्टोरी पे आ गया, मैं अलग कहानी पे आ गया, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वॉर से कभी भी किसी का फायदा नहीं होता है, ठीक है। वैसे तुम लोग बताओ कि तुमको क्या लगता है कि वॉर अच्छी चीज है बुरी चीज है, बट अगर अदरवाइज देखो तो भाई सिविल वॉर जो है वो हमेशा ही बुरा होता है, किसी का कोई फायदा नहीं होगा ना इसमें, मरेंगे तो दोनों साइड से लोग मरेंगे, इकोनॉमिक हानि दोनों को होगी, ठीक है। तो सिविल वॉर इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन, मतलब वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट, थाउजेंड्स ऑफ लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, ठीक है। अब ये सिनेरियो हमने देख लिया कि भाई श्रीलंका में ऐसा हो गया, श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। अब बेल्जियम की कहानी पे आते हैं कि बेल्जियम वालों ने इसको कैसे काम किया था, बेल्जियम वालों ने कैसे इसको मतलब कैसे अच्छी तरीके से हैंडल किया था। तो बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम ने क्या किया, रादर देन डिसरिगार्डिंग द डिफरेंस, मतलब कि है हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो भागो यहां से, इसकी बजाय गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एकोमोडेट करते सबको, भाई ठीक है, माना कि हम अलग अलग लेट्स से रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी है, पर एट द एंड हम है तो लोग ही, तो हम साथ में मिलकर चलते हैं। तो गवर्नमेंट बोला कि हम साथ में एकोमोडेट करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबका कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि हाँ रिकॉग्नाइज करेंगे, हाँ भाई तुम्हारे कल्चर्स ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम यूज करो, तुम चलाओ अपने कल्चर्स को, हम अपने कल्चर्स को चलाएंगे, हम ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, मतलब जब तक प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स नहीं हुई, भाई जब पहली बार अमेंडमेंट मतलब चेंज करना, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गई, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ऐड करना, तो उन्होंने एक बार चेंज किया, फिर उन्होंने सोचा कि यार अभी इससे इतना काम हो गया, इतना पर फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, दूसरी बार क्या, फिर देखा कि यार कुछ दिक्कत आ रही है, तीसरी बार क्या, ऐसे करके 4 बार उन्होंने चेंज किया, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई कोई दिक्कत ना अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। फिर बेल्जियम मॉडल में क्या क्या था, देखो फ्रेंच और डच दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों ही इक्वली पार्ट लेंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच ज्यादा है डच कम है, डच ज्यादा है फ्रेंच कम है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने दी, मतलब बहुत सारी पावर ऐसी थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट आप अपने हिसाब से देख लो, मतलब यहां पर इस हिसाब से पावर डिवाइड नहीं की थी कि तुम डच स्पीकिंग हो फ्रेंच स्पीकिंग हो, यहां पर बिल्कुल ऐसे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। अब देखो ब्रुसेल्स के अंदर चूंकि कॉम्पोजिशन अलग था, लोगों के सेंटिमेंट्स अलग थे, लोगों की भावनाएं अलग थी, तो यहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी और इसमें भी इस चीज को मेक श्योर किया कि भाई दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। तो ब्रुसेल्स के अंदर देखो 3 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई और ब्रुसेल्स के अंदर अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट हो गई, पर इस चीज का ध्यान रखा गया कि सब में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, डच का भी और फ्रेंच का भी, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड फॉर हैंडलिंग कल्चरल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी इलेक्ट किया गया, ठीक है, जो सिर्फ ये काम करेगी कि भाई जो भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं या कोई भी कल्चरल इशू आ गया, मान लो कहीं भी लड़ाई वड़ाई होगी, थोड़े बहुत दंगे फसाद हो गए, तो उसको हैंडल कर लिया जाए, ठीक है। और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज साथ में आई टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन विद ब्रुसेल्स एज हेडक्वार्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज साथ में सब में हाथ जोड़ के मतलब हाथ मिला के सब आए, ठीक है, और ब्रुसेल्स को एज हेडक्वार्टर बना लिया, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर था वो सब साथ में आए ताकि ब्रुसेल्स को एज हेडक्वार्टर्स बना सके, ठीक है। इतनी अच्छी चीज हो रही थी यहां पर, ठीक है। अब समझ में आ गया कि भाई श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में क्या डिफरेंस था, दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी है कि दोनों के बीच में, दोनों के अंदर लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस थी, लोग अलग अलग कल्चर से थे, लोग अलग अलग मेंटेलिटी से थे। पर श्रीलंका वालों ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया कि भाई हम सब हैं तुम सब फालतू हो, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि लड़ाई हो गई, सिविल वॉर हो गई और हजारों लोग मर गए, किसी का भी फायदा हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। पर वहीं पे बेल्जियम के केस में क्या हुआ, बेल्जियम के केस में यार उनको पता था कि यार लोग भले अलग अलग हैं पर सब साथ में मिलकर चलते हैं, है ना, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, और उनको लगा कि यार ब्रुसेल्स के अंदर चूंकि कॉम्पोजिशन अलग है, लोगों की भावना अलग है, तो ब्रुसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर देते, पर उसमें भी ये मेक श्योर किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई, ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर का टैलेंट है तो आपको बिल्कुल जो भी जॉब हो गई या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन हो गई या फिर स्कूलिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, सब बराबरी का मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा गया। अब देखो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है वो तो हमको पता चल ही गया, पर इसके फिर भी 2 मेजर रीजन होते हैं। एक तो होता है प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन मतलब प्रूडेंशियल का मतलब ऐसा होता है जो कि एक मतलब एक केयरिंग रीजन कि इससे केयर कैसे होगी सबकी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके होने की संभावना कम हो जाती है। देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, बिल्कुल ही दंगे फसाद बंद हो गए, बिल्कुल ही लोग बिल्कुल हाथ गले मिल मिल के ही रह रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पर फिर भी जो संभावनाएं हैं कॉन्फ्लिक्ट होने की वो कम हो जाए, ठीक है, ये चीज है।
दूसरा तो एक हो गया प्रूडेंशियल रीजन, एक हो गया मॉरल रीजन। मॉरल मतलब कि यार हमको खुद को एक चीज लगती है ना कि हम मतलब हमारे अंदर जो इंसानियत होती है, हमारे अंदर जो बेसिक, जैसे इंडिया की बात करूं तो मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है, मतलब मैं वही वीडियो देखा था, थोड़ा रिविजिट करा था, तो मुझे पता चला कि मैंने अच्छा एग्जांपल दिया था उसमें कि इंडिया के अंदर तुम देखोगे कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर अगर कोई भी सड़क पे गिर जाता है स्कूटी चलाते चलाते या लेट से कोई भी गिर गया है ना, तो तुम देखोगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि यार गिर गया तो ठीक है, गिर गया होगा। हमेशा 4 5 6 8 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी हेल्प करता है। ठीक है, भले कुछ लोग मजे लेने आ जाते होंगे, कह रहे हो देखो कोई ना कोई गिर, लड़ाई होगी, चलो आ जाओ, कुछ मजे लेने भी आ जाते हैं। ठीक है, लड़ाई देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए कि भाई क्या नया चल रहा है मार्केट में, कुछ ऐसे भी आए थे। पर कुछ लोग जो जेन्युइनली हेल्प करने आते हैं, मतलब तुम देखोगे कि भाई किसी, लेट्स से सिनेरियो बताता हूं, मान लो मैं जा रहा हूं गाड़ी पे, मान लो मेरी गाड़ी गलती से गिर गई, मुझे थोड़ी सी लग गई हाथ में, है ना, बहुत ज्यादा नहीं लगी, ठीक है ऐसा मत बोलो, पर थोड़ी सी लग गई, तो मुझे पता है ये बात कि भाई आसपास में बहुत सारे लोग आ जाएंगे हेल्प करने। क्या मैं उन लोगों को जानता हूं? नहीं। क्या मैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं? नहीं। क्या मेरा उनसे कोई रिलेशन है? नहीं। पर ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे सामने अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ में है या थोड़ी सी किसी के साथ गलत चीज हो रही है तो हम उसका साथ दे दें। वो भले उसके बाद में मैं उनको कभी नहीं जानूंगा, पर एटलीस्ट वो मेरी हेल्प करेंगे, मेरी गाड़ी उठा देंगे, ठीक है, मेरा मतलब जो भी मुझे लगी है उस पर थोड़ी पट्टी वट्टी करनी वो कर देंगे, हॉस्पिटल तक ले आना हो तो लेंगे, भाई कभी ऐसा हो ना, बट फिर भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, पानी वानी पिला देंगे। तो ये क्या हमको किसी ने बोला कि वो जाओ उसकी हेल्प कर? नहीं बोला, पर लोग खुद से जाते हैं ना, तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। ठीक है, कुछ हमारे अंदर इंसानियत के गुण होते हैं जो बाहर निकल के आ रहे होते हैं। तो वैसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मॉरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, कि डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही है पावर शेयरिंग, मतलब कि बिना पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी बेजान है। ठीक है, पावर शेयरिंग जो है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल जान फूंक देती है। बिना पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है ना? तो बिना इंसानियत, वो इंसानी का जिसमें इंसानियत ना हो, तो वैसी वो डेमोक्रेसी क्या जिसमें पावर शेयरिंग ना हो। अगर पावर शेयर हो ही नहीं रही है, सिर्फ मैं ही राजा, तुमको जो करना तुम फालतू लोगो, सिर्फ मैं सबसे बड़ा हूं, अगर वही चलेगा डेमोक्रेसी के अंदर भी, तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट नहीं होगा ना कुछ भी। ये बात तुम लोगों को भी समझनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो सोशल साइंस जो है हमारा, माना मैंने कि यार ऐसा लगता है बोरिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर तुम अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ही मत ना यार, अभी जनरल बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं होता नाई की कटिंग कराने आता, तो ऐसा नहीं तो खच 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 बाल काटते, जो भी बार भैया होते हैं, तो बार बार बाल काटते काटते आसपास के 2 अंकलों से बात करते हैं और बिल्कुल इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता वो बोलते हैं बिल्कुल, अरे पॉलिटिक्स में ऐसा चल रहा है साहब यार, और बताओ यार, मतलब यार वो चाइना ने बिल्कुल ऐसा, चाइना ने गलत किया यार, आपको क्या लगता है? नहीं यार चाइना ने ऐसा, मतलब सब अपना अपना थोड़ा ज्ञान दे रहे होते हैं। ठीक है, तो तुम भी उसी की तरह ट्रीट करो इसको कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम अपने व्यूज बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज हमें भी एज ह्यूमन बीइंग्स या एज सिटीजन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ये फील होनी चाहिए कि पावर शेयरिंग हमेशा से स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। बिना पावर शेयरिंग के कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर जान आ ही नहीं सकती। ठीक है जी, चलो अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देख लेते हैं। ये ऑल्दो हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर देखेंगे डिटेल में, पर डिफरेंट फॉर्म्स मतलब क्या है कि देखो जो पावर शेयरिंग है वो भी ऐसा तो नहीं कि चले यार एक काम करते हैं यार, अपन 5 लोग हैं, ठीक है, 100 पावर से तो एक काम करो 20-20 बांट लो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। ऑब्वियस बात है कि कुछ पार्ट्स किसी और ग्रुप के पास में होती है, कुछ किसी और के पास में होती है, कुछ किसी और के पास में होती है। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी होता है कि ऑल आर द सोर्स ऑफ ऑल, द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, मतलब कि कुल मिला के बेसिक जो फंडामेंटली होता है कि भाई लोग जो है, जनता जनार्दन है, मतलब कि पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, ऑल डिसीजन मेकिंग, मतलब लोगों का कहीं ना कहीं सब में हाथ हो। ठीक है, सारी डेमोक्रेसी के अंदर देखो पावर शेयरिंग जो बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉलो होता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये इस टाइप से अरेंज होती है, मतलब कोई किसी के ऊपर नहीं है, ये सब साथ में काम कर रहे हैं। ऑल्दो डेमोक्रेसी थोड़ा मतलब अलग से काम कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली, पर ये सब हॉरिजॉन्टली है, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है ना। ऐसा नहीं कि ये इसको कुछ ऑर्डर दे देगा, ये इसको कुछ ऑर्डर देगा, ये इसको कुछ ऑर्डर देगा, सब साथ में मिलकर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन जो है, तीनों ऑर्गन जो है, हर एक ऑर्गन चेक्स और बैलेंस रखता है। इसका मतलब क्या है कि ये चेक करते हैं भाई तुमने कुछ गलत कर दिया, इसको ठीक करो। जुडिशरी वाला बोलेगा कि यार तुमने क्या कर दिया यार, सही करो इसको। तो ऐसे चीजें साथ में सही तरीके से चल रही होती है। अगर सिर्फ एक ही होता, मान लो सिर्फ लेजिस्लेचर ही होता और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कुछ नहीं होता, तो अपने हिसाब से फिर वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से देख लेते, फिर किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब हमारे यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तरीके से शेयर्ड है, तो मतलब सब एक दूसरे पे चेक्स रखते हैं कि भाई तुम सही से काम करो कि नहीं करो, तो इससे हमेशा ठीक ठाक काम होता है, अच्छा काम होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अलग अलग लेवल में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, उसके नीचे फिर स्टेट गवर्नमेंट आ गई, फिर उसके नीचे जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हो गई वो हो गई, है ना। अब क्या होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास कर दिया, जैसे नोटबंदी है, तो नोटबंदी सबको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी और लोकल गवर्नमेंट भी करेगी। पर ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दो कि यार ये तुम अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, ये तुम्हारे हिसाब से देख लो, जैसे कि अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के, जैसे स्टेट बोर्ड्स हो गए, है ना, तो वो अपने अपने हिसाब से देख लो, है ना, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पर कुछ जो बेसिक, जैसे कोविड है तो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन सब जगह लगा, पर
इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने जो लोकल जैसे जो भी एक एक सिटी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा उनको पावर दे रखी कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पर ज्यादा केसेस हैं तो आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से देख लो, लॉकडाउन लगाना तो लगा दो। मतलब मैं तुमको बिल्कुल ऐसा पॉइंट टू पॉइंट एक एक सिनेरियो नहीं बता रहा, पर एग्जांपल दे रहा हूं बस, की बात समझ में आ रही है मेरे क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। सच गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट एक्जैक्टली क्या होता है, फेडरलिज्म नाम का चैप्टर है, उसमें सब चीजें डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है। तो इस टाइप के पावर शेयरिंग जब होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इनमें इनके पास में कौन सी क्या पावर होगी कि सेंट्रल क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, लोकल बॉडीज क्या कर सकती है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कल कोर्ट के मैं बोल दूं कि अरे ये तो मेरी पावर है तेरी पावर नहीं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, स्टेट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, और लोकल गवर्नमेंट जो कि वो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकती, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, ठीक है। तो आप सबको इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब और जैसे चार फॉर्म्स है, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, एक होता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो जैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जैसे कि कुछ सोशली वीकर सेक्शंस हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे रिलीजियस सेक्शन हो गए, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा वाले सेक्शंस हो गए, या एथनिक ग्रुप्स हो गए जो कि जिनका जो वीकर है, ठीक है, तो उनको एलियनेटेड फील ना हो कि भाई तुम हमारे साथ हो ही नहीं, तुम एलियनेटेड, तुम बहुत बार सुनोगे एलियनेटेड वर्ड, इसका मतलब क्या है, एलियंस क्या होता है, बाहर से आते हैं। तो किसी भी इंसान को ऐसा फील होना चाहिए यार वो बाहर से आया हुआ है, वो आउटसाइडर है, ठीक है। तो ऐसा फील ना हो, इसलिए हम कुछ अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर्स डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कम्युनल गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो कम्युनल गवर्नमेंट बनी थी ना, है ना, वो चीज देख ली। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, तो ये एक अलग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। इसके अंदर क्या होता है, जो पावर शेयरिंग है, देखो मैं अभी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बता रहा हूं कि पावर शेयरिंग किस किस प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है ना। तो ये एक तो देख लिया हॉरिजॉन्टल प्रकार से भी होती है, वर्टिकल भी होती है, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स इनके बीच में भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स बना लिया, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरेस्ट ग्रुप बना लिया, मतलब जो टॉप के 100-200 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके कुछ एम्प्लॉइज, उनके कुछ वर्कर्स ने मिलकर बना लिया। अब मान लो मुझे कुछ भी लॉ बनाना है इंडस्ट्रीज के लिए, तो मैं उनसे राय लिए बिना तो बना नहीं सकता, तो मैंने कुछ पावर्स उनको भी दे रखी है कि भाई अपन मिलके बना लेंगे। तो एज इंडस्ट्रीज तुम बता दो तुमको किस चीज की जरूरत है, मैं भी कुछ लॉ बनाऊंगा जिससे दोनों का फायदा हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन विच मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, जब गठबंधन की सरकार बनती है, वो है, ठीक है। तो अब तुम एक छोटी सी बात सोच के बताओ जो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, इस बात को तुम सोचना, ठीक है, थोड़ा सा विचार देना इसमें। क्या तुम ऐसा देख सकते हो कि व्हेन पावर शेयरिंग वाज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, बताना ऐसा, ठीक है। और इंडिया के अंदर पावर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्टिकली, ये दोनों क्वेश्चंस यानी कि 1 और 2 के आंसर्स तुम नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, ये था क्यूट सा छोटा सा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं है, फटाफट एक रिवीजन बता देता हूं। पावर शेयरिंग हमको देखना है कि इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हमने इसके 2 एग्जांपल्स देखे, 2 केसेस देखे। बेल्जियम के अंदर क्या हुआ कि भाई उन्होंने अच्छे से किया, श्रीलंका वालों ने अच्छे से नहीं किया, तो श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। तो इससे हमको एक सीख मिली कि अगर हम पावर शेयरिंग को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जो डिफरेंसेस या जो मनमुटाव है वो बहुत बढ़ जाएंगे, दंगे फसाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भाई अच्छे से बेल्जियम जैसे फॉलो करो, पावर शेयरिंग अच्छे से फॉलो करो, तो काम अच्छे से हो जाता है। फिर हमने देख लिया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देख लिए। अब ये थोड़ी जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो फेडरल गवर्नमेंट हमने देखी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से देखेंगे कि स्टेट के पास में कौन सी पावर्स है, सेंट्रल के पास में कौन सी पावर्स है, लोकल बॉडीज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस क्विक लेक्चर। यहां पर तुम्हारा कंप्लीट जो लेक्चर समाप्त होता है, कंप्लीट चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद बस अगर तुम आंसर रीड कर लेते हो तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी मुझे जरूर उम्मीद है कि बहुत टाइम के बाद जो मैंने लेक्चर डाला है तुम इस पर बहुत ज्यादा प्यार दोगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट दोगे। और तुम अभी तक अगर इस प्रीमियर को देख रहे हो तो भाई लाइक करो, ठीक है। और चैट बॉक्स के अंदर तुम्हें जो लिखना हो लिखो, पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि चैट बॉक्स गायब हो जाएगा प्रीमियर खत्म होने के बाद। कमेंट्स हमेशा रहेंगे, तो तुम बताना कमेंट के अंदर तुमको कैसा लगा। और अगली बार से तुम ऐसी बहुत ही कहानी के फॉर्म में, बहुत ही मस्ती मजाक और बहुत ही ऐसे मतलब नाचते गाते तुम पढ़ना चाहते हो, तो हम चीजें करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब जरूर करना, पढ़ले 10 को 3,50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और पढ़ले की ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना, और रेटिंग जरूर देना भाई। प्ले स्टोर के ऊपर तुम्हें जैसे भी लगे रेटिंग जरूर देना, 5 स्टार दे देना, 3 स्टार, जितनी भी तुम्हें 4 मतलब तो 5 ही देना, ठीक है। 3-4 कुछ मत देना, 5 ही देना, पर जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।